हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाथी मेरे साथ एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले आया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूसरे लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ शायद लोग उसको लेने के लिए भी उत्सुक दिखाई। महावत को अपनी तरकीब काम आती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचता वो हाथी देखते ही अपने वो सिकड़ों की खड़ा हो गया और हाथी को कभी आगे से कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है इस आदमी को पता चल गया है कि हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ा ही हकीरा के पास आया और झट से उसे ले के दूर चला गया। महावत ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोले, चलो रखो लो और जाओ यहाँ से। हकीरा ने कहा, परंतु मैं ये कहाँ रहा था कि महावत ने जल्दी से उसे वहाँ से और दूसरे ले जाओ। कहाँ हो गया जाओ भी। हकीरा वहाँ से चला गया। महावत ने पता लगता है तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से उसे ले के दूर चला गया। महावत के इस बार 500 रुपये हकीरा को दिए और बोले, अरे भाई कोई बात नहीं है, जाओ यहाँ से। हकीरा कुछ या पता इसके पहले महावत के उस वहाँ से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और लगा हाथी का मुआयना करने, कभी आगे से पीछे से। महावत को बड़ा गुस्सा आया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए, क्या है, क्या पता कर ले तुम इस हाथी के बारे में। हल्का गुलाब सुन के लोगों की भीड़ लग गई। हकीरा, अरे जानवर, मैं ये कह रहा था कि इसका। महावत और जोर की चिल्लाते हुए, इसका क्या है इसका। तुम यह कैसे कर सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है। हकीरा, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। महावत, अरे क्या समझ गए, क्या नहीं समझ पा रहे हो। चलो, मैंने माना कि यह हाथी बूढ़ा है और बेकार है तो क्या जाओ सारे। तो यार, तुम्हारे गांव में मुझे सौदा ही नहीं करना। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों के कानों फूस शुरू हो गए। हकीरा, मेरी बात तो सुनो। महावत सर पर हाथ रख के बैठा गया, जाओ यहाँ से। यार, मैं माँ कसम, तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात को सुनो। महावत बोले, भाई बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस जानवर की पूंछ आगे
है या पीछे। मोहब्बत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीर ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुँह तो है ही नहीं है। मोहब्बत ने पलट के देखा और जोर से रोने लगा। प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसे लगा कि अब वहाँ नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। एक दिन पास एक बकरी अपने समस्त लेकर पहुँचा। समस्त सुनने के बाद बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगा। करीब एक घंटे तक कूदते फांदने लगने के बाद वह पेड़ से नीचे उतर आया। बकरी ने उससे पूछा, राजा जी, इससे मेरी समस्या कैसे हल होगी? बंदर ने जवाब दिया, हाँ, समस्या को हल नहीं होगी, लेकिन मेरे प्रयासन में कोई कमी हो तो बताइए। खुशहाल विवाहित जीवन। एक बार वृद्ध ने शस्त्र से कहा, तुम्हारे खुशहाल विवाहित जीवन के पीछे क्या राज है? शस्त्र ने कहा, हमें अपने जीवन साथी के साथ प्यार से जिम्मेदारी बांटनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। कोई समझता नहीं है करते। बताए ने कहा कि तुम थोड़ा खुल कर बता सकते हो। सत्ता ने कहा, जैसे मेरे घर में सारे बड़े मुझ पर ही निर्णय लेता हूँ, जबकि सारे छोटे बातों से निर्णय मेरी बीवी लेती है। हम एक दूसरे के निर्णयों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाता ने कहा, थोड़ा उदाहरण दे कर बताओ। शांता ने कहा, छोटे बातों जैसे हम कौन से खरीदारियों में कितना पैसा बचाना है, कब घर जाना है, कब बाजार जाना है, कौन सा सोफा एसी इक्विटी, कौन सी लाइफस्टाइल खरीदारी है, महीने का खर्च नौकरानी रखनी है या नहीं, बकोरा मेरी पत्नी ही इन सब का निर्णय लेती है। मेरे निर्णय से सहमत हो जाता है। बताए ने पूछा, तब तुम्हारी क्या भूमिका है? संता ने कहा, मेरे निर्णय हमेशा बड़े मोर्च पर होते हैं, जैसे अमेरिका और इराक पर हमला करना चाहिए कि व्यापारियों को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी चाहिए, क्या सचिन को सामान्य वापस लेना चाहिए। बगोरा तुम्हें से सुनकर हैरान होगे कि मेरी बीवी कभी भी मेरे फैसले का विरोध नहीं करती। मुल्ला बने कमिश्नर। एक बार खराब फैसले के मुल्ला नूरुद्दीन कमिश्नर बन गए हैं। जो भी सुनता उसे आश्चर्य होता, क्योंकि सभी जानते थे कि मुल्ला अपनी चीजों
को लेकर कितनी बोझोरियत। जब उसने परम मित्र ने ये खबर सुनी तो वह तुरंत मुल्ला के पास पहुंचा। मित्र मुल्ला, क्या तुम जानते हो कमिश्नर का मतलब क्या है? मुल्ला, हाँ मुझे पता है। मित्र, क्या तुम्हें पता है अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपनी एक कार देनी पड़ेगी। मुल्ला, हाँ, और मैं अपनी इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। मित्र, अगर तुम्हारे पास 2 बंगले हैं, किसी के पास एक ही नहीं तो तुम्हें अपना एक बंगला देना होगा। मुल्ला, हाँ, और मैं पूरी तरह से देने को तैयार हूँ। मित्र, और तुम जानते हो अगर तुम्हारे पास 2 कंधे हैं और किसी के पास एक भी नहीं तो तुम्हें अपना कंधा देना पड़ेगा। मुल्ला, नहीं, मैं इस बात से मतलब नहीं रखता, मैं नहीं दे सकता। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मित्र, पर क्यों? यह तो वही तर्क लागू होता है। मुल्ला, क्योंकि मेरे पास कार और बंगले तो नहीं हैं पर 2 कंधे जरूर हैं। टीचर के सवाल, पप्पू के जवाब। टीचर सुल्तान की मृत्यु के युद्ध में हुई थी। पप्पू उनके आखिरी युद्ध में टीचर गंगा किसी स्टेट में बहती है। पप्पू लिलियट स्टेट में टीचर महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? पप्पू, उनके जन्म के दिन। टीचर, 15 अगस्त को क्या होता है? पप्पू, 15 अगस्त। टीचर, 6 लोग के बीच 8 आम कैसे बांटेंगे? पप्पू, मैंने शॉल बनाकर। टीचर, अगर मेरे एक हाथ में 10 संतरे हैं और दूसरे हाथ में दुकान की 5 कम और मैं उनमें से 3 सील और 2 मूत्र को दे दिए तो मेरे पास क्या होगा? पप्पू, 2 बहुत बड़े हाथ जिसमें इतने सारे संतरे समा सकते हैं। टीचर, एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचारी मुक्त होगा। ये किस टेस्ट कला का वक्र है? पप्पू, फाइवचर इमापासीफाइट टेस्ट। टीचर, राम की लंबाई 5 फुट की और श्याम का घर उसके स्कूल से 4 किलोमीटर दूर है तो ये बताओ कि मेरी उम्र क्या हो? पप्पू, 44 साल का। टीचर, सही जवाब। तुमने कैसे निकाला? पप्पू, मेरी बड़े भाई की उम्र साल है, 22 साल है तो आधा पागल है तो आप पूरी पागल हो तो 22 साल दुकान 44। टीचर, बताओ कि कुतुबुद्दीन मीनव कहाँ है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, जाके पिछले बेंच पर खड़े हो जाओ। पप्पू, यूँ वहाँ से कुतुब मीनार दिखाएगा क्या? टीचर, उत्तरी शुद्र पर रहने वाले 2 जानवरों का नाम बताओ। पप्पू, पोलस मगुपियस और पोलरेट विजय की पत्नी। टीचर, अगर 10 लोग मिल कर दिन में 1 घंटा खोदें उस गड्ढे को लोग कितने दिन में खोदेंगे? पप्पू, तुरंत। गड्ढे को पहले से खुदा हुआ
चांद का दिल दारा। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का, जो तुम कहो। डायफिस। लड़की, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकती हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपाकर लाता और लड़की से कहा, आंखें बंद कर लो। लड़की ने आंखें बंद की और लड़के के वो चीज लड़की के हाथों में दे दी और लड़की की आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देख उसकी आंखें में आंसू आए, क्योंकि उसके हाथ में एक अज्ञान था जिसने उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की, तुम मुझे चांद सा समझती हो? लड़का, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुँह से चांद मांग रही हो, कभी वो थोबड़ा आईने में भी देखा है या नहीं? अद्भुत भरत। भरत के बारे में कुछ ऐसी तथ्य जो मज़ाकिया होने के साथ सच भी हैं। भारत में ऐसा देश है जो कई स्थानीय भाषाओं द्वारा विभाजित है और एक विदेशी भाषा द्वारा एकजुट। भारत के लोग ट्रैफिक डिलेन के रेड लाइट पर भले ही ना रुकें, लेकिन अगर एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हजारों लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। अब तो लगता है ट्रैफिक पुलिस में ही काली बिल्ली की भर्ती करानी पड़ेगी। चीन अपनी सरकार की वजह से तरकीब कर रहा है कि भारत में तरकीब न होने का सबसे बड़ा कारण उसकी अपनी सरकार ही रहती है। भारत का मतदान वोट देने के पहले उम्मीदवारों के जाते देखता है, न कि उसकी योग्यता। अब इन लोगों को कौन समझाए कि भाई, तुम देश के लिए नेता ढूंढ रहे हो, न किसी अपने लिए जीजा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ क्रिकेटर खेल रहे हैं, क्रिकेटर राजनीति खेल रहे हैं, राजनेता बिजनेस कर रहे हैं कि बिजनेस में क्रिकेट वोटर चला रहे हैं। भारत में आप जुगाड़ से गरीब सब कुछ पा सकते हैं। हमारे एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से पहले लगभग कोई भारतीय नहीं जानता था कि कैलाश सत्यार्थी कौन है। लेकिन अगर एक रशियन टेनिस खिलाड़ी हमारे देश के एक क्रिकेटर को नहीं जानता तो यह हमारे लिए अपमान की बात है। भारत 4 करोड़ मुस्लिमों का घर और कोई अलमियाद नहीं। जर्म मूसा। भारत में किसी नाजायज से बात करना खतरनाक है, लेकिन किसी अनाजायज से शादी करना बिल्कुल ठीक। हमारे भारतीय अपनी बेटी की पढ़ाई से ज़्यादा खर्च बेटी की शादी में कर देते हैं। हमारे एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ एक पुलिस वाले को देखकर लोग सुरक्षित महसूस करने की बजाय घबरा जाते हैं। हमारे भारतीय हेलमेट सुरक्षा के लिहाज से कम चलाने के डर से
ज़्यादा पहनाते हैं। भारत गरीब लोगों का एक आदिम देश है। दामाद और ससुराल दौरा। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। परेशान होकर शेर यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ताकि वहाँ एक पेड़ से एक बंदर आ गया। शेर को इस हाल में फंसा देखकर बंदर शेर का मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि शेर तू राजा बन फिरत है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने लग गई ना, अब शिकारी तुम्हें मारेंगे, तेरी साल निकालने दीवार पर सज जाओगी, तेरी नाखून और दांत निकला कर दवाई बनाएंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और पेड़ की डाल हिलाने लगा। तभी अचानक वो डर के जिस पे बंदर बैठा था टूट गया है। बंदर धीरे शेर के सामने आ गया और गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। पत्नी की शायरी। पत्नी जब मायके जाती है और फिर जब पति की याद आती है तो कैसे रोमांटिक मैसेज भेजती है। मेरे मोबाइल को अपने दिल में डुबा लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूँथ लेना, फिर जाकर अगर प्यार तो खोना नहीं। प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पापियों आलूओं कभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है। टमाटर जा बकरियों के काटना है, लोग हमारे मोबाइल से जल ना जाए। चावल टाइम से देख लेना, कभी गल ना जाए। कैसी लगी हमारी जंगल बात, देना नमक कम लेंगी वो और मिला देना। बेचारा पति क्या करे सेकंड को पत्नी अगर देर तक सोए रही तो बीवी, अब उठ भी जाओ, तुम्हारे जैसा भी कोई है क्या। छुट्टी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सोती ही रहो। सेकंड को पति अगर जल्दी उठ जाए तो बीवी, पिछले जन्म में मुर्गी, ये क्या एक दिन तो चैन से सोने को मिलता है, उसमें भी ठीक बजे उठ कर कुकू करने लगो और इतना जल्दी उठाकर क्या पकड़ना तोड़ लाओ। सेकंड के पति अगर घर पे ही तो बीवी कुछ काम भी करा लिया करो। हफ्ते भर बाट देखते हुए तुम्हारी सेकंड की उसी भी तुम केवल नहाने धोने में ही लगा देती हो। सेकंड को पति अगर घर से देर तक बाहर रहे तो बीवी हाहा से तुम आवाज पूरा दिन, आज सेकंड है, कभी मुँह से भगवान का नाम भी नहीं लिया करो। सेकंड को पति अगर पूजा करे तो बीवी 1 घंटे बजाते रहने की कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया के रईसों में टाटा या बिरला गेटर का नाम नहीं होता, बिल्कुल किसी
पुजारी का नाम होता। अगर टाटा या बिरला गेटर जैसा बनने के लिए पति दिन रात मेहनत करके तो बीवी हर वक्त काम काम काम। तुम्हारे अपने ऑफिस के ही रात फेर ले लेने चाहिए थे। हम क्या यहाँ पर बंदूक मजदूरी है और सारे दिन काम करेंगे और शाम को तुम्हारा इंतजार करेंगे। पति अगर पत्नी को घुमाने के लिए ले जाए तो बीवी हमारे बीच वाले जीजा जी को दीदी को हर महीने घुमाने के जाते हैं और वो रेस्टोरेंट और दार्जिलिंग जैसे जगहों पर तुम्हारी तरह हरिद्वार नहीं नहाने नहीं जाते हैं। पति अगर अपनी ऐसी तैसी करवाए कर अभिनेताओं मासूम गोल्ड माइंड अब ऊँट जैसे जंगलों को घुमाने के लिए जाए तो बीवी अपना घर ही सबसे अच्छा बेकार ही पैसे लौटाती फिराती है। इधर उधर बाजारों की तरह घूमती फिरती क्यों रखा हूँ। घूमने में इतने पैसे से अगर घर भी रहे तो पूरी साल के लिए कपड़े खरीद सकते थे। घरवाली की किचकिच ना हो तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। विश्राम ना हो तो नरेंद्र मोदी को ही देख लो। यूपी की शादी लड़की देखने जाने पर लड़का और लड़की में बात करने का तरीका देखते हो। शायद आपको यूपी की भाषा पसंद आई पपले किंतु तक पढ़े और आजू 8वीं तक पप्पी फिर कहीं नाय पढ़े। आजू स्कूल दूर हमें तो हमारी पढ़ाई छुपाने दर्द गई। पप्पू अच्छा रोटी बनाए तेल है का आजू का बनाया तेल पप्पी और सब्जी अंजू का सब्जी बना तेल है पप्पी का कार्य के बिना तेल है। अंजू आलू की मेथी की पालक की गोभी की भिंडी की सब्जी तरह की पकाती कद्दू की नार बनाने पत्ती है। अंजू का बनाया तेल है पप्पू कैसे बना हो गीला या सूखा। अंजू मुआ कर जला दारिज ककृत नसपीट नर को तो लौटते देखना आरो है कि काम वाली बाई देखना आओ है। धुआं लगे इतनी देर से दिमाग चढ़ना मेरे गलों में जो बना तेल वो बना लेती चप्पल जिसे आभाई उतारा की मुँह सूझ साइंस आई हुई है। बड़ी आओ कदूत खाना बारो तारीफ की बढ़ गई महंगी। एक आदमी एक शादी को 20 साल को गया था लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या हो तो बताओ हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला बाबा जी बहुत
से कोशिश कर रहा हूँ कि लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही है। बाबा बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तरक्की नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तरक्की करो, तुम आवश्यक तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा से अध्ययन बाद बोले कर चल दिया। घर पहुंचाकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेला लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तरक्की कर रहा हूँ। पत्नी, 20 साल हो गए आज तक तो खाने की तरक्की नहीं की, और आज जब पकड़साने खाना दे कर गए तो तुम्हारी जिंदगी पड़ोसी खाना देकर गए तो तुम्हारी जिंदगी का मजा आ रहा है। डॉक्टर और बीमार जादू मियाँ। डॉक्टर बीमार जादू मियाँ से कैसे तबीयत की मियाँ। जादू मियाँ ठीक होते हैं आपके पास कहीं आते हैं। डॉक्टर, मैंने जो दवा दी थी वो खा ली थी। जादू मियाँ, कैसे बता सकते हैं कि दवा तो बोतल में भरी हुई थी, खाली कैसे होगी। डॉक्टर, आप मेरा मतलब है दवा भी ले ली थी। जादू मियाँ, क्यों कह रहे हो? आपने ही तो दी थी दवा, पीने नहीं लाला थी। डॉक्टर, अब मेरा मतलब है दवा को पी लिया था। जादू मियाँ, डॉक्टर साहब अपना इलाज करवाओ, दवा को अब नहीं मुझे पिलाई था। डॉक्टर सिर पीटते हुए, तो मुझे पागल कर दिया। जादू मियाँ, मेरी नज़र से पागलों का एक उम्रदार डॉक्टर है। डॉक्टर, मेरे बाप यहीं से जाने का क्या लेगा? जादू बस 500 रुपये से दो। डॉक्टर से ले 700 रुपये दवा हो जाए। जादू, डॉक्टर साहब अंगुलियों पर दिखाने कब आना? डॉक्टर, कोई ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ठीक ही नहीं। जादू, मैं ठीक हूँ। मैं फिर तुमसे मुझे पागल पर पलंग पर लिटाकर टेस्ट उतार सर लेने को क्या कहा? डॉक्टर, मैं तुम्हारा चेकअप कर रहा था। जादू, जब मैं ठीक हूँ तो तुमने मेरा चेकअप क्यों कर रहे हो? डॉक्टर, गलती हो गई थी मेरे बाप। जादू, गलती नहीं, तुम मेरी इल्ज़ाम लौटाना चाहते हो। डॉक्टर से क्या कह रहे हो यार? बाहर और मंजी बैठने को मेरा पूरा स्टाफ है, मेरी इंतजाम का सवाल है। जादू, पहले से बताओ कि मेरे इलाज क्यों लौटाना चाहते थे? डॉक्टर, अरे मैं भला तुम्हारा इलाज क्यों लौटाऊंगा? जादू, तो फिर किसी इलाज लौटाना तुम्हें। चंदू, एक काम कर दो, डॉक्टर से ये लो, दफा हो जाओ रहा। चंदू, डॉक्टर साहब अगली बार अब आना ही नहीं। डॉक्टर, कभी मत आना। मेरे ससुर मैं एक क्लिनिक बंद करके आज ही हरिद्वार तीर्थ करने जा रहे हूँ। तेरे कारण इस दुनिया से मेरा दिल उठ गया।
पत्नी की केवैशों संता और जीतों की शादी हो गई। साथ संता ने सोचा कि एक नई जमीन की शादी की, इसलिए दोनों की जिम्मेवारियों बराबर होना चाहिए। इसलिए हनीमून से लौटकर पहले ही सुबह संता जीतों के लिए बिस्तर पर ही ब्रेकफास्ट लगाए। जीतों उसकी पाक कला से ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। उसने बड़ी आनंददार से टी की तरह देखा और सुधाकर कह उठा, बोला, मुझे तो तला हुआ अंडा चाहिए। अगले सुबह संता पूरी जोश में अपने पत्नी की पसंद का तला हुआ अंडा ले आई। जीतों ने वे भी नहीं खाए। तुम्हें पता नहीं, मुझे अलग अलग किस्म के अंडे पसंद हैं। आज मुझे उबला हुआ अंडा चाहिए। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अगले दिन सुबह वत्स ने उसकी पसंद के 2 अंडे बनाए, एक उबला हुआ, एक और तला हुआ, और कहा, लो मेरी जान खाओ। जीतों एकदम गुस्से हो गए। तुम मूर्ख हो, तुमने गलत अंडा तल दिया और गलत उबला दिया। बिल भिजवा देता है। एक डॉक्टर साहब एक पट्टी में एक अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पागल लोगों उन्होंने घेर लिया। किसी को जुकाम था और किसी के पेट में गैस। सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में रिश्ते चारों खराब। डॉक्टर साहब किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उसी पटेल में शहर के एक नामी वकील थे और वे हुए थे नोखा मिलने का। डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुँचे और उन्होंने एक और ले जाकर बोले, अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। सभी फ्री में इलाज करवाने की कक्षा में हुए हैं। तुम्हारे भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील साहब, बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब। तो फिर उसने कैसा निपटते हो? वकील साहब, बिल्कुल सीधा तरीका है कि उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं। बाद में उन्हें घर भिजवा देता हूँ। यह बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले रोज उन्होंने भी पटोले में मिले कुछ लोगों ने नाम बिल बनाया और उन्होंने भिजवाने वाले से की भी। तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर साहब, कौन है? नौकर वकील साहब का चपरासी हूँ। कहता है कल रात पटेल में अपनी वकील साहब ने जो राय ली थी उसका बिल लगाना है। बारटेंडर। एक आदमी बार में जाता था और बारटेंडर के पास जाता है और उसके कहते हुए जोर जोर से चिल्लाता है, अरे मैं तो करोड़पति बन गया। खुशियाँ मनाने मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। पर बारटेंडर को लगता है कि सही बात है, ये तो खुशी में सबको पिला रहा है। पूरी बार से सभी को मुफ्त
पिलाया जाता है और उस आदमी को पिलाया जाता है जो बारडेटर से छक के पीता। बाद में वो आदमी खड़ा होता है और जाने लगता है। बारडेटर कहता है, कहाँ चले श्रीमान? 17,700 का बिल तो दे दो, दे जाओगे? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो आदमी बोला। बारडेटर को बहुत गुस्सा आया। वो उसने तड़पड़ाने, दौड़ मारने, पीटने लगा। बाद में उसको धड़कियों मार में बाहर फेंक दिया। कुछ दिन बीत गए। शाम को आदमी फिर से आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे अरे, मैं करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ और तुम भी पियो। बारडेटर को लगा, हो ना हो, ये आज पैसा ले आया है। सबने छः पिया और आदमी को बारडेटर ने भी जमा लुढ़का के पिलाया। जब बिल देने की बारी डेटर ने कहा तो वो आदमी फिर से बोला, मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है। बारडेटर ने पिछली बार से दुकान जोर से उसकी मार कुटाई की। मारते मारते वो खुद घायल हो गया। बाद में उस आदमी को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। कुछ दिन बीतने पर वो आदमी फिर से बार में आए। उसका देखते ही बारडेटर चौधक हो गया। वो बारडेटर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मैं तो करोड़पति बन गया, खुशियाँ मनाओ, मुझे भी पिलाओ, सबको पिलाओ, हाँ मुझे और सबको पिलाने से कहकर वो बार का देवाल बजाने लगा। बारडेटर, तुम्हें पिलाऊंगा और बार में आए सब कस्टमर को पिलाऊंगा। आदमी, हाँ बारडेटर, आज आप मुझे नहीं पिलाओगे? आदमी, नहीं बारडेटर, यूँ आदमी को क्या है ना, सबकी बात ठीक है, पर पीने के बाद तुमको होश रहता नहीं है, चुप होके तुम मारपीट करने लगे। बारडेटर बेहोश हो गया। नकली नोट। एक आदमी नकली नोट छपाता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए प्रयास में कमी नहीं। जंगल का राजा शेर बहुत बीमार हो गया। उसको लगा कि अब वहाँ नहीं बचेगा। उसने एक बंदर को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। मामी का भूत प्रेत। एक कहानी मेरी मामी के गांव की है। बाहर गांव में मेरे 2 मामी और उनका परिवार रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह सड़क हादसे से मेरी बड़ी मामी की मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय पश्चात मेरी बड़ी मामी की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद मेरी छोटी मामी और उनका परिवार भी गांव का घर खाली करके शहर आ गए। पर कुछ महीने बाद मेरी छोटी मामी को गांव में घर जाना पड़ा। उसकी मरम्मत करवाने के लिए उन्होंने गांव में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। दिन शाम को मरम्मत का काम खत्म करके छोटी मामी रात को करीब बजे 6
से खड़ी थी। उन्होंने देखा कि नीचे मेरी बड़ी मामी खुली बालों में आंगन में झटक रही हैं। एक नज़र देख के मेरी मामी को आँखों फटी की फटी रह गई और तुरंत नीचे की ओर भागी। जैसे ही वो सिमटी गई, पास पहुँची, उन्होंने देखा कि मेरी बड़ी मामी नीचे से चौथी सीढ़ी पर बैठी थी और पीछे गर्दन करके उन्हें घूर रही थी। यह देखते मेरी मामी पूरी तरह डर गई और अपना होश खो बैठी। इसके बाद उन्हें सुबह जब होश आया तो वह पड़ोसियों के घर चली गई। उन्होंने पड़ोसियों को पूरा नज़ारा सुनाया। इससे बाद मामी की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई और जल्दी से शहर से आ गई, पर उसे रात को कभी नहीं भूल पाई। स्कूल में भूत प्रेत। एक छोटा सा किस्सा है। जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ एक ऑफिस थी। वह ग्राउंड फ्लोर की रसोई के भूत रहता था। वहाँ कोई अकेला नहीं जाता था। कुछ बच्चे तो फर्स्ट फ्लोर में लुढ़क जाते थे, मगर भूत देखता किसी ने नहीं था कि दिन में अकेला ही टॉयलेट गया। वहाँ कोई नहीं था। जब वो वापस जा रहा था तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैं डर गया और बिना पीछे देखे तेजी से वहाँ से भाग गया। मुझे नहीं पता कि धक्का किसने मारा था, पर मैंने फिर से वहाँ कभी अकेला नहीं गया। तलवार में भूत प्रेम। बात तब की है जब मैं साल का था। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। मैं अपने गाँव गया हुआ था। गाँव में मौज मस्ती के अलावा कोई काम नहीं होता था। शहर में वो आज़ादी नहीं मिलती थी जो गाँव में थी। गाँव के पास एक तालाब था। दिन में मैंने अपने भाई को, जो गाँव में ही रहता था, वहाँ चलने के लिए कहा। उसने बताया कि उस तालाब में भूत रहता है, वहाँ जाओगे तो मार पड़ेगी। मैंने कहा कि चुपके से जाओ, किसी को पता नहीं चलता। अगले दिन दोपहर से जब सब घर पर आराम कर रहे थे तो हम दोनों चुपके से निकल पड़े। हमने मछली पकड़ने का सामान भी ले रखा था। तालाब में पहुँच कर हम मछली पकड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा भाई वहाँ से उड़ा और कहीं चला गया। मैं वहाँ अकेला रह गया। अचानक किसी ने मुझे जोर से पीछे से धक्का मारा। मैं तालाब में जा गिरा। तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, जैसे कोई मुझे अंदर की तरफ डुबा रहा हो। मेरी सांस फूलने लगी और इतने में किसी ने मेरा हाथ पकड़ और मुझे ऊपर खींच लिया। वहाँ कोई और नहीं, मेरे भाई ही था। थोड़ी देर के जब शाम हुआ तो मैंने पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया था, तो उसने कसम खा के कहा कि उसने धक्का नहीं दिया था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। हम दोनों जल्दी से वहाँ से भाग गए और फिर
दोबारा वहाँ नहीं गए। भूत का साया, भूत का साया, भूत प्रेम। इस बात को साल को चुपे 8 साल हो चुके थे। तब मेरी मामी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वो उल्टी सीधी हंसती करती थी और किसी को भी कुछ भी बोलती थी। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे ही किसी रिश्तेदार ने हमें बताया कि इन पर चुड़ैल का साया है और इन्हें बालाजी ले जाने पड़ेगा। घर वालों बिना देरी किए बालाजी के लिए रवाना हो गए। बालाजी पहुंचते ही मामी गाड़ी से उतरी, दौड़ती हुई अंदर चली गई। बाकी घरवाले भी उनके पीछे पीछे चल गए। वहां जाकर पता चला कि मामी ने अपने बगीच के एक पेड़ कटवाया और जिसे पर चुड़ैल और उसके बच्चे रहते थे। अब वहाँ उनका घर तोड़ने आई थी, मगर वहाँ थोड़ा समझाने पर वहाँ मान गई। उसने अपने भूखे बच्चे के लिए दूध मांगा। मामी भाग गई दूध की आरी और जैसे ही उसे दूध देना चाहा, उसने मन कर लिया और कहा, मेरे बच्चे मीठा दूध पिएंगे। मामी ने सामने से जवेली खरीदी और दूध में डाल दी। इसके बाद चुड़ैल ने जंगल में पेड़ लगाने को कहा और साथ ही साथ 4 साल तक रोज उसके नीचे दूध रखने को कहा। इसके बाद मामी ठीक होने लगी और सब वापस आ गए। पर वापस आते वक्त मामी फिर से कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी। घरवालों बुरी तरह परेशान हो गए। पूछने पर पता चलता है कि ये किसी और भूत का साया है। उसने बताया कि मेरी मामी को कुछ साल पहले एक सपना आया करता था। सपने में उसने एक आदमी पानी मांगा करता था। भूत के बताई कि वही आदमी है। इसके बाद क्या हुआ, काफ़ी पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया, मगर मामी बिल्कुल ठीक थी, जिसकी सबको तसल्ली थी। कमरा नंबर जहाँ मौत का आया बुलावा। कमरा नंबर जहाँ मौत का आया बुलावा। भूत प्रेम। मैं आपके अपने मित्र नीलेश की बहन नीलम और उसकी साली नीतू की बीती आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिन पहले नीलेश उसकी बहन नीलम और साली नीतू के साथ कहीं घूमने गई थी। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। लौटने वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसके काफ़ी घंटे लग रहे थे। हमारा घर अभी भी किसी दूर है और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद हमारे एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को
आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम बुक हैं, क्योंकि उस रात पर केवल वही एक ढाबा की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, कमरा नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को न सोचकर रुक लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम न को अशुभ माना जाता है और कैट होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों से यह कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलम के लिए काउंटर से पेन क्लिप लेने को गया। काउंटर से लेट कर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलम ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पास गई तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलम घबरा गई और अगर नीतू वॉशरूम से थी तो नीलम किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलम को टेबल दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और नीलम दोनों बेड पर सो गई और नीलेश सोफे पर सो गई। सुबह जब किलियन कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में तो खून ही खून था और नीलम मर चुकी थी। किलियन ने जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलम की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर से रोने लगी और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत पोस्टमार्टम को बुलाया और दोनों को अल्पस्पष्ट किया गया। नीलम तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी, जो से बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो घबरा कर गई। नीलम काफी बुरी तरह डर गई। अब नीलेश ने नीतू की सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ
बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकराया गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू घबराहट से छूटी हुई है, नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर की बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना ये दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए थे। उन्होंने क्लाइंट से माजरा समझाने की कोशिश की और तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुकी थी वो प्रबंधित है और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी थीं। अब सारी बात नीलेश को समझ में आई। इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चक्कर आया और कभी किसी होटल में नहीं रुकी। तो मित्र, आपको आगे ऐसे ही मेरी मामी के साथ बीती घटना